नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसी को यदि बच्चों हम अंग्रेजी में जाने तो ये कहलाता है कोनिक सेक्शंस। तो चलिए बच्चों, आज के इस पाठ को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय होगा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे शंकु के परिच्छेद यानी सेक्शंस ऑफ अ कोन। अगला विषय होगा अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद यानी डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस। और आज का अंतिम विषय होगा वृत्त यानी सर्कल। तो एक एक करके इन सभी विषयों को हम बच्चों विस्तार से पढ़ेंगे। शुरू करेंगे पहले विषय के साथ भूमिका। आज के इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के वक्रों की चर्चा करेंगे, जैसे वृत्त, सर्कल, परवलय, पैराबोला, दीर्घवृत्त, इलिप्स और अति परवलय, हाइपरबोला। तो इन सभी वक्रों को अध्ययन करने से पहले बच्चों एक बात कहना चाहूंगी। पिछली कक्षा में आपने अपना एक पाठ पढ़ा होगा गणित में वृत्त। तो मैं आशा करूंगी कि वृत्त के आयामों से आप भली भांति परिचित होंगे, किंतु परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय यह तीनों ही बहुत नए विषय हैं, तो इनको हम आज विस्तार से जानेंगे। उससे पहले देखते हैं एक तथ्य कि इन वक्रों को शंकु परिच्छेद या सामान्यतः शांकव कहा जाता है। इन्हें एक लंबवृत्तीय द्विशंकु और एक समतल के परिच्छेदन से प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, इस पाठ का नाम क्या था? शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद का उपयोग मैं अभी तक बहुत बार कर चुकी हूँ, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको इसका अर्थ ज्ञात है? तो चलिए बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। शंकु परिच्छेद जानने से पहले हम देखेंगे शंकु क्या होता है। तो बच्चों, आप सभी किसी न किसी के जन्मदिन के महोत्सव में गए होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि जिसका जन्मदिन होता है उसको एक टोपी पहनाई जाती है। तो बच्चों, उस टोपी का जो आकार है वो शंकु का आकार होता है। ऐसे आकार वाली हर वस्तु को हम शंकु कहते हैं। जैसे कि यदि मैं आपके दैनिक जीवन का एक और उदाहरण लूं तो आपके सामने एक आइसक्रीम का चित्र आता है। आप सभी ने आइसक्रीम खाई होगी। तो बच्चों, आइसक्रीम के यदि ऊपरी भाग को हटा दिया जाए तो जो नीचे का भाग है वो ठीक इसी टोपी के आकार जैसा दिख रहा है। तो जो नीचे का आकार होता है वो शंकु कहलाता है। तो जैसा कि आप सभी शंकु तो जान चुके हैं, आइए बच्चों देख लेते हैं शंकु के परिच्छेद। मान लीजिए कि एक रेखा L है जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा है और M जो है वो कोई एक दूसरी रेखा है। तो ये जो रेखा M है बच्चों, वो L को जिस स्थिर बिंदु पर काट रही है V, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्थिर बिंदु के नाम से जानते हैं। और V जो है वो एक ऐसा बिंदु है जहां पर M L को प्रतिच्छेद कर रही है और साथ ही एक कोण अल्फा का निर्माण करती है। अब बच्चों, यदि ये जो रेखा M है इसको मैं L के परितः घुमाऊं तो बच्चों मुझे इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक तिर्यक रेखा है। तो जब आप इसको L के परितः घुमाएंगे तो आपको दो शंकु के आकार की ये आकृति प्राप्त होती है। यहाँ पर जो V है वो शंकु का शीर्ष कहलाता है और ये जो L है वो शंकु का अक्ष कहलाता है, जिसके परितः M के घूमने पर ये आकृति आई है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये जो भाग M है जिसको घुमाने पर ये आया है, इसको शंकु का जनक कहते हैं। और यहाँ पर अल्फा जो है बच्चों वो कोण अचर रहेगा और ये जो ऊपर का शंकु है इसको हम ऊपरी नापा कहते हैं और जो ये नीचे का है इसको हम निचला नापा कहते हैं। इसी के साथ बच्चों, जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यदि हम एक तल और एक शंकु का परिच्छेदन लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त परिच्छेदन वक्र जो है वो शंकु परिच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, आप शंकु जानते थे और अब आपको मिल गई परिभाषा शंकु परिच्छेद की। इस प्रकार शंकु परिच्छेद जो है बच्चों
वो वे वक्र हैं जिन्हें एक लंबवृत्तीय शंकु और एक तल के परिच्छेद से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़े तो हमने देखी बच्चों ये एक आकृति। इस आकृति से हम क्या समझना चाहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए परिच्छेदी तल शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है। तो बच्चों आप यहाँ आकृति में देखिए कि जो परिच्छेदी तल है और जो ये शंकु का ऊर्ध्वाधर अक्ष है, जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है और ये जो है वो निर्माण कर रहा है एक कोण का, जिसको हम बीटा के नाम से अंकित कर रहे हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय। तो सबसे पहले बच्चों हम वृत्त की चर्चा करेंगे। जब तल शंकु के नापे को काटता है, इसमें शीर्ष को हम नहीं मानेंगे, शीर्ष के अतिरिक्त ये चर्चा की गई है, तो हमें निम्नांकित स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो बच्चों यहाँ जब शंकु के नापे को काटा गया तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां प्राप्त हुई, जिसमें पहली स्थिति है कि जो परिच्छेदन का कोण हमने बीटा लिया था उसका मान 90 डिग्री है। तो आइए देखते हैं कि यदि उस कोण का मान 90 डिग्री हो तो परिच्छेद करने पर क्या प्राप्त हुआ। बच्चों आप इस आकृति में ध्यान से देखिए, जब बीटा का मान 90 डिग्री हुआ तो आपको एक वृत्त का आकार प्राप्त होता है। इसी के साथ यदि मैं अगली स्थिति की ओर बढ़ूं तो इस स्थिति में कहा गया है कि बीटा का जो मान है वो अल्फा से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यदि स्थिति यह आजमाई जाए तो परिच्छेद एक दीर्घवृत्त होता है, यानी इलिप्स होता है। आगे बढ़े तो हमने देखी एक तीसरी स्थिति कि यदि ये जो परिच्छेदन का कोण बीटा है और जो हमने पहले आजमाया था कोण अल्फा, इन दोनों का मान आपस में बराबर हो जाए तो एक नए वक्र का निर्माण होता है, जिसको हम परवलय यानी पैराबोला के नाम से जानते हैं। और इसमें ये बताया गया है बच्चों कि तीनों ही स्थितियों में, उपरोक्त तीनों स्थितियों में, यानी ऊपर जिन 3 स्थितियों की बात की गई है, हर स्थिति में शंकु को नापे के पूर्णतः आर पार काटा गया है। इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में ये कहा कि जो बीटा का मान है वो 0 से बड़ा और अल्फा से छोटा लिया जा रहा है। तो तल शंकु के दोनों नेप्स को काटता है तो परिच्छेद वक्र जो है वो एक अतिपरवलय प्राप्त होता है। जैसा कि बच्चों आप इस आकृति की सहायता से ये समझ सकते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद यानी डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस। कहा गया है कि जब तल शंकु के शीर्ष पर काटता है, अभी तक बच्चों जो काटा गया था उसमें आपको एक स्थिति दी गई थी शीर्ष के अतिरिक्त, किंतु यहाँ शीर्ष पर काटा जा रहा है तो निम्न प्रकार की स्थितियां जो है वो प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति है कि बीटा का जो मान है बच्चों वो अल्फा से बड़ा, 90 डिग्री के बराबर तथा 90 डिग्री से छोटा है, जो परिच्छेद एक बिंदु है। तो जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं, बीटा का मान 90 के बराबर और उससे छोटा दर्शाया गया है, अल्फा जो कोण है हमारा, उसके बाद ये एक तल से उसको परिच्छेदित किया जा रहा है। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये जिस बिंदु पर काट रहा है बीच में आप देख सकते हैं एक मोटा सा बिंदु है, वो हमारा शीर्ष है, शंकु का शीर्ष। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब दूसरी स्थिति पर जब बात आई तो कहा गया कि दोनों जो कोण है वो आपस में बराबर हो गए। तो तल जनक को अंतविष्ट करता है और परिच्छेद एक सरल रेखा होती है। यह परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं, बीटा और अल्फा जो है वो बराबर हो गए। यहाँ किस चीज का उपयोग हुआ है बच्चों? बीटा और अल्फा जो है वो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है, जैसा कि आपने अपनी कक्षा 9वीं में जाना होगा। और इसमें कहा गया है कि जनक को अंतविष्ट करता है। तो बच्चों मैंने आपको जब आकृति में सबसे पहले भूमिका में अंतविष्ट के बारे में ये जो जनक का समझाया था कि जनक होता क्या है, तो आप इस तल को यदि देखेंगे तो ये जनक को अंतविष्ट कर रहा है और ये परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। आगे बढ़े तो हमने देखी तीसरी स्थिति
कहा गया है कि बीटा का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा है, किंतु बीटा का मान अल्फा से छोटा है। तो परिच्छेद एक प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का युग्म है। यह अतिपरवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। तो जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं कि बीटा का जो मान है वो अल्फा से कम लिया गया है। वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर दो स्थितियां आ गई, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, तो इसके लिए आपके सामने बच्चों दो विभिन्न प्रकार की आकृति दर्शाई गई है। पहली आकृति में देखिए, जब 0 के बराबर कहा गया है बीटा को, तो ये जो रेखा है बीच में वो हमारा जो अक्ष होता है उसके ऊपर है। किंतु दूसरी स्थिति में गौर कीजिए बच्चों, क्यों? क्योंकि बीटा का मान 0 से थोड़ा बड़ा है, तो वो जो रेखा है वो थोड़ी सी बाएं और मुड़ गई है। अब वो अक्ष के ऊपर उसके संपाती नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला विषय देखेंगे वृत्त। तो सबसे पहले वृत्त की परिभाषा। बच्चों आपने अपनी कक्षा 10वीं में क्या पढ़ा था? वृत्त उन बिंदुओं का, एक तल पर उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी निश्चित बिंदु, जिसे हम केंद्र कहते हैं, वहां से एक अचर दूरी पर स्थित होते हैं, और वो अचर दूरी जो है वो त्रिज्या कहलाती है। यहाँ कहा गया है वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। तो आइए बच्चों अच्छे से इसको समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर एक स्थिर बिंदु की चर्चा की गई है जिसको हम केंद्र के नाम से जानते हैं, और उससे समान दूरी पर आपको कुछ बिंदुओं का समूह लेना है। समान दूरी इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि वो उसका एक निश्चित मान होता है जिसे हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, और जब उस तल पर उन सभी बिंदुओं का आप समूह या समुच्चय लेते हैं तो वो एक वृत्त का निर्माण करता है। आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि स्थिर बिंदु केंद्र कहलाया और वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या यानी रेडियस कहलाई। तो बच्चों ये तो परिभाषा मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। आइए इसको जरा आकृति की सहायता से समझने का प्रयत्न करते हैं। आपके सामने एक आकृति दर्शाई गई है जो कि एक वृत्त की आकृति है। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, जो हमारा यहाँ पे स्थिर बिंदु है, निश्चित बिंदु जो इधर उधर कहीं नहीं जा सकता, वो O से दर्शाया गया है जिसे हम केंद्र या सेंटर कहते हैं। और आप देखिए बच्चों नीचे लिखा गया है OP1 बराबर है OP2 के बराबर है OP3 के, यानी ये तीनों का मान समान है और ये एक समान दूरी पर है। क्यों? क्योंकि P1, P2, P3 आपने वृत्त पर ही तीन बिंदु लिए हैं, तीनों का मान समान है, तो ये जो है वो तीनों त्रिज्या का कार्य करती है। आगे बढ़े तो हमने जाना एक और रोचक तथ्य। बच्चों आपने कभी वृत्त के समीकरण के बारे में सोचा है? यहाँ पर मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि वृत्त का केंद्र C है जिसके निर्देशांक H, K है तथा त्रिज्या जो है वो R से दर्शाई जा रही है। मान लीजिए वृत्त पर कोई एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, तब परिभाषा से यदि मैं CP का मान देखूं तो वो R होगा। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का। तो बच्चों आपने अपनी कक्षा 10वीं में एक पाठ पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति। उसमें जब आपको दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी होती थी तो उसमें आपको एक दूरी सूत्र बताया गया था, और वही दूरी सूत्र की चर्चा हमने की थी कक्षा 11वीं का जो आपका पिछला पाठ था सरल रेखाएं। तो आइए बच्चों उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ये प्राप्त करेंगे कि r का जो मान है वो है √x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। बच्चों मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ, उसमें क्या होता था x2 - x1, तो यहाँ भी वही किया गया है, x में से h को घटाया गया है और y में से k को घटाया गया है। अर्थात जो आपको व्यापक समीकरण वृत्त का प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर जिसका बराबर है r स्क्वायर। यह केंद्र h के तथा त्रिज्या
आर वाले वृत्त का अभिष्ट समीकरण है। तो बच्चों आप इस समीकरण को याद रखेंगे। आइए इसी समीकरण के ऊपर करते हैं बच्चों एक आसान सा उदाहरण। केंद्र दिया गया है 0 0 यानी मूल बिंदु। यहाँ h का मान भी 0 है और k का मान भी 0 है। त्रिज्या r वाले वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो h और k दोनों का ही मान 0 हो गया। अब जो हमने वृत्त का व्यापक समीकरण ज्ञात किया था उसमें यदि मैं ये मान डालूं तो x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर के। अगला उदाहरण आपको कहा गया है कि एक वृत्त है, उसका समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों केंद्र और त्रिज्या में कैसे प्राप्त होगी? यदि हम इस समीकरण को वृत्त के व्यापक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दें। तो दिया गया समीकरण सबसे पहले आप लिख लीजिए। x के ये जो x चर के जो बहुपद है उनको एक तरफ कर लीजिए और y वालों को एक तरफ कर लीजिए। अब कोष्टकों को पूर्ण वर्ग बनाने पर हमें क्या मिला? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। 16 तो था नहीं, यदि मैं 16 वाम पक्ष में जोड़ रही हूं तो मैं 16 को दाएं पक्ष में भी जोड़ देती हूँ। ठीक उसी प्रकार y स्क्वायर प्लस 10y में हमने 25 जोड़ा है, तो 25 यदि वाम पक्ष में जोड़ा गया है तो वो दाएं पक्ष में भी जोड़ा जाएगा। समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि x प्लस 4 का वर्ग बराबर है y प्लस 5 के वर्ग को जोड़ने के बाद 49 के। तो इसको हमें क्या करना है बच्चों? देखो यहाँ पर प्लस और प्लस का चिन्ह है, किंतु जो हमारा व्यापक समीकरण है उसमें था x माइनस h और y माइनस k। तो अब हमने इसको खोल के लिख दिया, तो माइनस ब्रैकेट में -4 और माइनस ब्रैकेट में -5। अब यदि हम इसके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें केंद्र के निर्देशांक प्राप्त होते हैं -4, -5 और त्रिज्या जो है वो 7 इकाई प्राप्त होती है। इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय समाप्त होता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भूमिका के बारे में, शंकु परिच्छेद के बारे में और उनकी अपभ्रष्ट स्थितियों के बारे में। साथ ही हमने जाना वृत्त का व्यापक समीकरण। आशा करती हूँ बच्चों आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।